बड़ी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है और वो वीडियो भी ऐसा लगता है कि वो कोई 10-12 दिन पहले जो है शूट किया गया था। उसका कारण मैं बताता हूँ। अभी 10 जनवरी को राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें राहुल गांधी के इतने इतने से बाल थे और 17 जुलाई को इतने लंबे लंबे बाल। पता नहीं कौन सी औषधि खाते हैं, कौन सा चमत्कारिक योग है कि 7 दिन में राहुल बाबा के इतने लंबे बाल हो जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है कि कैसे एक तो अपने पार्टी के अंदर जो युवा और प्रतिभाशाली लोग हैं उन लोगों को साइडलाइन किया जाए और जो इस परिवार की ही गुणगान गाने के लिए बैठे हुए हैं। आज आप कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उसका आप एक पैनल उठा के देख लीजिए, आपको सबसे कम उम्र के उसमें अशोक गहलोत मिलेंगे। ये कौन सी मजबूरी है एंटोनियो माइनो एंड फैमिली की कि आप अपनी पार्टी के अंदर जो है किसी भी युवा टैलेंट को जो है आप पनपने नहीं दे सकते? क्या आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना है कि जो कोई भी नया उभरता हुआ जो टैलेंट है, युवा नेतृत्व है, वो आपके 50 वर्षीय जो युवा पुत्र हैं उनके लिए वो चैलेंज हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है कांग्रेस के अंदर, जो इंटरनल डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कमी है। आज आप एक जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, आज देश की जनता को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस कैसे ऑपरेट कर रही है। पिछले 19 सालों से उस पार्टी के अंदर एक ही अध्यक्षा हैं और जो अध्यक्ष चेंज हुए वो भी उन्हीं के सुपुत्र थे। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि कोई उस परिवार के खिलाफ जाके बोले तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। संजय झा उन्हीं की पार्टी में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। जब उन्होंने पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास किया कि कम से कम एक विदेश नीति जैसे मामलों पर तो हम लोगों की जो है आम राय एक होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। परंतु आज 72 वर्ष की उम्र और जो हाईएस्ट हैं आई गेस वो 82-83 साल के मोतीलाल वोरा जी हैं। तो क्या आपकी पार्टी के अंदर एक युवा लोगों को इंक्लूड करने का फैशन नहीं है, या आप उसको अपने पुत्र के लिए खतरा मानते हैं? तो ये तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है, परंतु वो लोग करेंगे नहीं। इसीलिए आज एक से एक जो युवा है उनकी पार्टी से छिटकता जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे राजस्थान की राजनीति में जो है एक ज़मीनी स्तर पर काम करके जो है अपना लोहा मनवाने वाले सचिन पायलट हों, चाहे महाराष्ट्र के अंदर मिलन देवड़ा हों, चाहे कोई भी हों। आज आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो कांग्रेस के अंदर युवा के नाम पर है कौन? और जो है उसको इस प्रकार से जो है साइडलाइन कर दिया जाता है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर ये एक बहुत ही नकारात्मक जो है साइन है। एक तरफ अशोक गहलोत ने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिस तरीके से वो आज एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मेरी 1.5 साल से सचिन पायलट से बात ही नहीं हुई है। देखिए, ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। उन लोगों को जो है समझ नहीं आता कि हम विरोध किसका करें और कैसे कहें। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस न्यूज़ 18 पर इंटरव्यू चल रहा था, तो साहब बोलते हैं कि जी जब सचिन पायलट 3 वर्ष के थे तो मैं जो है सांसद था और हमारे 40 साल के पारिवारिक रिश्ते हैं और जो है अगर वो पार्टी में आते हैं तो मैं उनका गले मिल के स्वागत करूँगा। आप एक तरफ बोलते हैं कि हमारे 40 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और आपकी ही सरकार में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आप उससे बात नहीं करते। अभी काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा था, श्रीमती सोनिया गांधी जो है कोई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने जो है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की शायद मीटिंग ले रही थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे अशोक गहलोत जी जो है खड़े होकर उनका जो है वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पर वही अशोक गहलोत जी जब राज्यपाल के राजभवन में पहुंचते हैं तो राज्यपाल के नमस्कार का जो है, अभिवादन का जो है वो जवाब भी नहीं देते। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की दलाली, एक परिवार की चाटुकारिता तक सीमित हो गए हैं। और जो ये जनता इनको जो मैंडेट देती है, जो जनता किसी भी राज्य में इनको अगर थोड़ा बहुत समर्थन मिल भी रहा है तो ये उस पूरे जन समर्थन को उठाकर जो है उस 10 जनपद की चौखट पर ले जाकर रख
देते हैं और ये देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, अशोक गहलोत की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से सचिन पायलट को हर पद से हटा दिया गया, डिप्टी सीएम से भी हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो उसके बाद जिस तरीके के एक के बाद एक नाम लगाए जाते हैं सचिन पायलट पे, ये होता है कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, 50 तरीके की बातें हैं, नाम उन पे लगाए जाते हैं, बीजेपी से मिला के उन्हें दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? देखिए, वो सचिन पायलट का एक जो है निजी जो है निर्णय होना चाहिए कि वो भाजपा को जो है ज्वाइन करते हैं या वो कोई अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाकर जो है कुछ करते हैं। तो ये जो भविष्य के गर्भ में छुपा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। परंतु राजस्थान की जो राजनीति है वो आज निसंदेह एक जो है बहुत ही रोचक मोड़ पे आ गिरी है। अब आज जो ये हर अपनी कमी कमजोरी के लिए भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाने की जो कांग्रेस की नीति बन गई है, तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी देश की जनता के सामने कांग्रेस के इन ये जो वयोवृद्ध सुपर सीनियर सिटीजन नेता हैं जो 10 जनपद पर जाके जो मत्था टेक के आते हैं, उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। क्या 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी तब क्या भाजपा और आरएसएस थे? जब 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ी थी तब भी क्या भाजपा और आरएसएस के बहकावे में उन्होंने छोड़ी थी? पूरा इतिहास गवाह है। 1956 में चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने छोड़ी थी, 1964 में के.एम. जॉर्ज ने छोड़ी थी, 67 में चौधरी चरण सिंह ने छोड़ी थी, 69 में मोरारजी देसाई ने छोड़ी थी, 69 में ही मोरारजी देसाई ने, बीजू पटनायक ने, जगजीवन राम ने, 94 में बंगारप्पा ने। क्या इन सब के लिए भाजपा जिम्मेदार है? ये कांग्रेस के लोगों की कमजोरी है और उससे भी बड़ी कमजोरी ये है कि ये लोग अपनी कमजोरियों का आत्मविश्लेषण नहीं करते और अपनी हर कमी कमजोरी का ठीकरा जो है ले जाके भाजपा की सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। और आज जो है कांग्रेस का नेक्सस कैसे चलता था, क्योंकि देखिए पहले ये डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया इतना एम्पावर नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, एन चुनाव से पहले इनका कोई बड़ा नेता, कोई एक स्थानीय छत्रप जो है पार्टी को तोड़ लेता था और उसके बाद जो है जो एंटी इनकम्बेंसी होती है जो प्रत्येक सरकार में होती है कि कुछ लोग जो है आपसे असंतुष्ट होते हैं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी वोट बैंक को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्हीं का नेता जो है पार्टी अलग बनाता था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, फिर सेक्युलरिज्म के ड्रामे के नाम पर ये सब लोग एक हो जाते थे। इतिहास गवाह है 1998 में ममता बनर्जी, शरद पवार, पीएस संगमा, मुफ्ती मोहम्मद सईद, पी चिदम्बरम 2001 में, 2005 में करुणाकरण, 2011 में जगन मोहन रेड्डी। आपको ज्ञात होगा ये वही शरद पवार और ये वही ममता बनर्जी हैं जो विदेशी मूल के मामले पर जो है कांग्रेस को छोड़ के अलग हो गए थे। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उन्हीं शरद पवार की पार्टी के साथ 15 साल तक गठबंधन में इन्हीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो है ये लोग सरकार चलाते हैं। तो देश की जनता को इन चीज़ों को देखना होगा और समझना होगा कि कैसे जो है हमें बरगलाया जाता है, हमें कैसे बहकाया जाता है और जो है हमारे मैंडेट का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये आज जो है देश की जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस हमेशा जब जब कमज़ोर होती है अपना आत्मविश्लेषण करने के बजाय जो यह सामने वाले लोगों के ऊपर जो आरोप लगाना शुरू कर देती है। आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कांग्रेस में कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द शिप। 2014 में जब आपकी करारी हार हुई तो आपने 5 साल क्या किया? आपने 5 साल सिर्फ नकारात्मक राजनीति करी। आपके युवराज के अंदर इतना भी विजन नहीं था कि वो 2019 के चुनाव में आके एक विजन दिखाएं और ये बोलें कि दिस इज़ व्हाट माय अल्टरनेट पॉलिटिक्स टू नरेंद्र मोदी। पर उन्होंने क्या किया? 5 साल नकारात्मक राजनीति करने के पश्चात जो है एक पता नहीं कौन सा फॉर्मूला बना के लिया है कि जो 7500 रुपये जो है हम किसको देंगे। अरे भाई कैसे दोगे? आपकी मम्मी दहेज में लाई थी क्या इटली से कि जो आप जो है 7500 रुपये पर महीना दे दोगे? आपके शासन काल में आपने लोगों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 500 रुपये से 600 रुपये दिया है और 7500 रुपये कैसे दे दोगे आप? कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है आपके पास? कहाँ से रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं और आप क्या देना चाहते हो देश को?
तो जब वो सब सारी चीज़ें फेल हो गई, क्योंकि देखिए देश की जनता भी अब धीरे धीरे समझने लगी है। आज आप देश के अंदर घूमेंगी तो आज आपको एक सब्जी का ठेला लगाने वाला भी आपको बता देगा कि भैया देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और देश का जीडीपी कैसा है, देश का विदेश नीति कैसी है और देश का नेतृत्व कैसे काम कर रहा है। देश के लोगों के अंदर एक देश के नेतृत्व के पीछे खड़े रहने की जो एक सामर्थ्य है वो आज देश देख रहा है। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बाद हाहाकार मचा हुआ है, परंतु हमारे देश के अंदर 130 करोड़ का देश, जहां पूरा विश्व ये तमाशा देखने के लिए आतुर था कि भारत इस पेंडेमिक से कैसे जो है जूझे, कैसे डील करेगा। तो हमारे देश की सरकार ने जो है इस पूरे सिचुएशन को जो है एक बहुत सही तरीके से, बहुत संयम के साथ जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको लड़ने का, इसके साथ कंट्रोल करने का जो पूरा का पूरा अपना एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड दिखाया है, ये काबिले तारीफ़ है। पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा हो रही है, परंतु इस देश के अंदर जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जिनको एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी थी, जिनको ऐसी महामारी के दौर में जहां हम एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हम जो है चीन के विस्तारवादी नीति से लड़ रहे हैं, और आधे मोर्चे पर देश के अंदर बैठे हुए वामपंथी और देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश का जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं विदेशी दलालों के हाथ में खेल रहा है और इन सभी ताकतों को मजबूत करने पर लगा हुआ है। और अपनी ही पार्टी के जब लोग नहीं संभल रहे हैं तो वो जो है ओछी राजनीति करते हुए जो हर बात पर जो है भाजपा पर आरोप लगा रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है। धन्यवाद सर।